Yes, beta. Good evening, beta. Yes, today I am going to tell you about your new lesson, and this one is structure of atom. सेकंड नंबर की जो यूनिट बनती है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. कौन सा लेसन है बेटा? द सेकंड यूनिट, दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. मुझे ध्यान से सुनेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बोलना चाह रहा है. इस लेसन के अंदर बेटा कैसे करके एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टेंस में आया, उसको डिफाइन किया गया है. नाउ वट इज, कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ के आ जाता, कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ के आ गया और उसे पता है कि भाई एटम का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये बच्चे को आज पता है. लेकिन जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एग्जिस्टेंस में आया होगा तब किसी को यह पता नहीं था कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर है उसे एटम का स्ट्रक्चर को कैसे करके डिफाइन किया गया होगा. ठीक है बेटा. तो हम जो बेसिक कंसेप्ट है एटम का स्ट्रक्चर कैसे करके डिराइव हुआ, कैसे करके जनरेट हुआ, कैसे करके उसके पास या उसको हमने जो आज का हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो चीज कैसे करके बनी होगी, उसको हम सारा का सारा यहां क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे. बहुत क्लियर है बेटा. अगर मैं आपको इसको डिफाइन करके बताऊं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, इसे मैं लिखूंगा इट इज द, क्या लिखेंगे बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल chemistry which deals with the study of atomic structure. जहां पे एटम के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे नाम दिया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. बहुत क्लियर है बेटा. अब ये जो लेसन है इस लेसन में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या इस लेसन के टॉपिक्स बनेंगे, वो टॉपिक्स में 1 by 1 सारे यहां पे लिख रहा हूं. और होप सो गुड जो टॉपिक्स यहां लिखेंगे उनके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1. ठीक है. सो लेट अस मूव कि यहां सब जो टॉपिक बनेंगे उनको लिखूंगा. वी हैव सब टॉपिक्स. सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा दिस वन बेसिक इंट्रोडक्शन. पहला जो पार्ट बनेगा वो आएगा बेसिक इंट्रोडक्शन. किस लेसन का जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करवाएंगे. द सेकंड वन यहां लिखेंगे दिस वन डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. ठीक है. और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन्स हो गया और न्यूट्रॉन्स हो गया. इनकी डिस्कवरी हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. थर्ड नंबर अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां लिखूंगा अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया और न्यूट्रॉन्स हो गया, इनको हमने कैसे करके अरेंज किया. ठीक है. या इसके ऊपर जो थ्योरीज बनी हैं, जैसे मान लो हम सबसे पहले लिखते हैं दिस वन थॉमसन एटॉमिक मॉडल. क्या पढ़ेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया. ठीक है. या यहां लिखेंगे दिस वन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया. या नेक्स्ट वन इसे लिखा जाता है दिस वन बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया. या लास्ट वाला जो बनता है उसे बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल हो गया बेटा. ठीक है. इसके अरेंजमेंट के बाद अगला कंसेप्ट आएगा, उसे लिखेंगे हम दिस वन इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया. जिसमें हम लिखते हैं दिस वन प्लैंक्स
क्वांटम थ्योरी होगी, ठीक है बेटा, या यहां हम लिखेंगे दिस वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। फिर लिखेंगे दिस वन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसमें हम लिखेंगे दिस वन, द फर्स्ट वन डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हो गया। फिर लिखेंगे दिस वन हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, या इसके बाद लास्ट में आएगा हमारे पास दिस वन क्वांटम नंबर्स, ठीक है बेटा। इसके अंदर यहां हमारे पास और कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहां हम बोलेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, अफबाव प्रिंसिपल हो गया, या यहां पढ़ेंगे दिस वन हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी हो गया। ये सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो ये बेटा हमारे पास इस लेसन के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स बनते हैं 1 बाय 1 करके मैंने यहां लिखे हैं। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाएगा सबसे पहले, फिर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद उनका अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि भाई कैसे करके जो मॉडल मिले थे, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, प्रोटॉन कहां रहेगा, न्यूट्रॉन कहां पे रहेगा, तो सबसे पहले उनके ऊपर जो थ्योरीज बनी थी, जो एटॉमिक मॉडल बने थे, उनके ऊपर डिस्कशन होगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया, वेव मैकेनिकल मॉडल हो गया। फिर आएगा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया, जिसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आता है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हो गया, हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, क्वांटम नंबर्स आते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है और बॉब प्रिंसिपल आता है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये बेटा इस स्ट्रक्चर एटम के अंदर हमने ये पूरे के पूरे जो टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हैं, उनको हमने क्या करना है, कवर करना, ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव, हम स्टार्ट करते हैं कि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या बताता है। सो हम चलते हैं टुवर्ड्स बेसिक इंट्रोडक्शन। यस बेटा, चलते हैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर। तो हमारे जो सबसे पहले हेडिंग बनी, दिस वन बेसिक इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमें क्या बता रहा है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं। और ये लेसन जो है आप देखेंगे बहुत मजेदार लेसन है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए, मतलब केमिस्ट्री की फीलिंग्स अब आपको स्टार्ट होंगी कि केमिस्ट्री क्या चीज है, ठीक है बेटा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो अगर मान लो मैं यहां पे बोलूं 400 बीसी की अगर बात करें, ध्यान से सुनेंगे यहां, 400 बीसी की अगर बात करें तो 400 बीसी के अराउंड जो इंडियन फिलोसोफर, या यहां मैं बोलूंगा जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ठीक है बेटा, उनको उनकी एग्जिस्टेंस में एटम था। दे डोंट हैव आइडिया, रेदर देन दे हैव आइडिया। उनके पास आइडिया था कि कोई एटम होता है, ठीक है बेटा। क्या बोला मैंने कि 400 बीसी के अराउंड में जो इंडियन फिलोसोफर्स थे,
या ग्रीक फिलोसफर्स थे, दे हैव आइडिया अबाउट एटम। एटम के बारे में, एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में इन लोगों को पता था। और जो इंडियन फिलोसफर्स हुए, उनका मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं, उनका नाम था, दैट वाज महर्षि कनाद। किसके नाम से जानेंगे? महर्षि कनाद के नाम से जानेंगे। और वो जो महर्षि कनाद थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो मैटर है, मैटर को उन्होंने पदार्थ बोला। क्या बोला उन्होंने? कि जो मैटर है, मैटर को इन्होंने नाम दिया पदार्थ। इन्होंने बोला कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये कहां तक जा सकता है? ये जहां तक जाता है उसे उन्होंने नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड परमाणु। क्या नाम दिया इन्होंने? परमाणु इसे नाम दिया। और ये जो परमाणु इन्होंने नाम दिया, या परमाणु इसे नाम दिया, इन्होंने बोला कि दिस वन नॉट फर्दर डिवाइडेड। गॉट द कंसेप्ट? यस एंड नो? क्या बोला कि 400 बीसी में जो इंडियन फिलोसफर्स थे, या फिलोसफर जो थे, उनमें से एक महर्षि कनाद आए। और वो जो महर्षि कनाद थे, उन्होंने बोला कि जो मैटर है, विच वन इज कॉल्ड, उन्होंने मैटर नहीं बोला, उन्होंने पदार्थ बोला, कि वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन कहां तक ले जा सकते हैं? परमाणु तक ले जा सकते हैं, परमाणु। और ये जो परमाणु था, इस परमाणु को इन्होंने बोला कि दिस वन नॉट फर्दर डिवाइडेड। इस परमाणु को आगे तोड़ नहीं सकते हैं, इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? ये किसने दिया? इंडियन फिलोसफर ने दिया। एंड सेकंड वन, ग्रीक फिलोसफर आए हमारे पास। और वो जो ग्रीक फिलोसफर थे, एट द सेम एरा, मतलब 400 बीसी में ही जो ग्रीक फिलोसफर थे, इनका नाम था दिस वन डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। दो साइंटिस्ट हुए। कौन कौन थे? एक थे डेमोक्राइटस थे, और दूसरे आए ल्यूसिपस। डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने क्या बोला कि भाई ऐसा है, क्या है कि ये जो मैटर है, इस मैटर को अगर आप क्या कर दो, इस मैटर को अगर आप डिवाइड करो, तो ये मैटर किस में चेंज हो जाता है? एटम में चेंज हो जाता है। एंड द एटम विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड, जो दोबारा आगे क्या नहीं हो सकता है? डिवाइड नहीं हो सकता है। व्हाट द कंसेप्ट? यस एंड नो? क्या बोला गया कि हमारे पास जो ग्रीक फिलोसफर्स आए, जिनका नाम क्या था? डेमोक्राइटस, अराउंड 400 बीसी, और दूसरे क्या थे? ल्यूसिपस। इन्होंने क्या आइडिया दिया? इन्होंने बोला कि जो मैटर है, बहुत क्लियर है, इंडियन फिलोसफर ने मैटर का नाम बोला पदार्थ, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैटर जो है, इसको अगर हम क्या करें? डिवाइड करें, तो ये कहां जाता है? एटम में जाता है। और एटम जो है वो कौन सा पार्ट है? विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये जो एटम है, ये एटम जो डिराइव हुआ, इज डिराइव्ड, एक वर्ड यहां पे आया, दिस वन अटोमियो। क्या बोला बेटा? दिस वन अटोमियो। एक वर्ड यहां पे आया जिसे क्या बोला? अटोमियो। और अटोमियो का मतलब होता है दिस वन इज अनकटेबल। क्या लिखेंगे? अनकटेबल लिखेंगे, या नॉन डाइविजिबल। क्या बोला बेटा? कि जो अटोमियो है, जो एटम है, वो अटोमियो से डिराइव हो, और जिसका मीनिंग क्या है? अनकटेबल, जिसको आप कट नहीं कर सकते हैं। नॉन डाइविजिबल, जो डिवाइड नहीं हो सकता है, वो अपने आप में कैसा है? नॉन डाइविजिबल। बट बेटा ध्यान से सुनेंगे कि यहां पे चाहे इंडियन फिलोसोफर की बात करें, चाहे यहां पे ग्रीक फिलोसोफर की अगर बात करें, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, द कंसेप्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन, कि वो उनका एक फिलोसफी थी इनकी। दे डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल डाटा रिगार्डिंग द मैटर
रिगार्डिंग द मैटर, रिगार्डिंग परमाणु और रिगार्डिंग एटम। गॉट द कंसेप्ट? यस एंड नो? ये कंसेप्ट हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आया? इन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग आया, जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। अब जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया, जो मैटर का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो डेफिनेट थ्योरी आई, वो थ्योरी आई 1808 में। कहां से आई? 1808 में। कहां से आई बेटा? 1808 में आई। और एक यहां पे एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जिनका नाम था डॉल्टन। क्या नाम था इनका? डॉल्टन इनका नाम था। और डॉल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाने गई। यस एंड नो? बहुत मजेदार कंसेप्ट क्या आया कि यहां तक इतना सब कुछ होने के बाद, ये तो एक फिलॉसफी थी, बिना किसी एक्सपेरिमेंटल डाटा की इन्होंने सभी ने अपनी बातें बोलते रहे। लेकिन क्या हुआ? 1808 में साइंटिस्ट कौन आए? डॉल्टन आए। और डॉल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, और वो जो डेफिनेट थ्योरी इन्होंने दी उसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको ध्यान होगा बेटा, जो प्रीवियस लेसन था, फर्स्ट वाला लेसन था, उसमें मैंने आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में सारा का सारा आपको एक्सप्लेन किया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये क्या बोल रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible, indestructible, ultimate particle, and which one is called atom। क्या बोल रहा है? यहां क्या आया हमारे पास? दिस वन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत मजेदार कंसेप्ट आया हमारे पास कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो मैटर है, ये मैटर किससे मिलके बना है? इज मेड अप ऑफ स्मॉल indivisible and indestructible ultimate small particle, which one is called एटम। ध्यान से सुनेंगे, जो लाइन उसने लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूं किसके हिसाब से बोल रहा हूं मैं। ये जो मैं यहां पे लाइन लिख रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन में लिख रहा हूं। डाल्टन के जो पोस्टुलेट थे, डाल्टन ने बोला कि जो मैटर है, ये जो मैटर है, ये जो पदार्थ जिसे नाम बोला गया, जिसे मैटर बोला गया, कि भाई ये मैटर किससे मिलके बना है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये मैटर एटम से मिलके बना है। और ये जो एटम होता है, ये अपने आप में क्या होता है? इंडाइविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और जो अपने आप एक अल्टीमेट स्मॉल पार्टिकल है, वो एटम के नाम से जाना गया। बहुत क्लियर है। इन्होंने और भी पॉइंट दिए, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट। ठीक है बेटा, वो सारी चीजें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको प्रीवियस लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन करके आपको बताई थी। और यहां पे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, वो मैं ये बोलूंगा कि 19th सेंचुरी थी, इसके एंड तक इसे बोलेंगे अनडिस्प्यूटेड। कैसी रही? इसी को ही लोग मानते गए। क्या मानते गए? कि जो एटम है या जो मैटर है वो एटम से मिलके बना, लेकिन वो एटम अपने आप में कैसा? इंडाइविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये कब तक होता गया? 19th सेंचुरी के एंड तक इसे ही लोग मानते गए। गॉट द कंसेप्ट? लेकिन क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के एंड में, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एज वेल एज द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का एंड हो गया और 20th सेंचुरी की जो बिगिनिंग थी, यहां पे बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा।
और 20th सेंचुरी में यहां एक कंसेप्ट आया और इन्होंने क्या बोला कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडाइविजिबल। क्या बोला कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडाइविजिबल। गॉट द कंसेप्ट। इस लाइन को समझिए आप, इसका मीनिंग क्या है। इनके हिसाब से एक एटम का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर अपने आप में कैसे स्ट्रक्चर था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। गॉट द कंसेप्ट। 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, क्या एज्यूम किया गया, क्या देखा गया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडाइविजिबल। भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक एटम अपने आप में इंडाइविजिबल है, ऐसा नहीं। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और एटम की स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया। गॉट द कंसेप्ट। यस एंड नो। आया समझ में। ये कंसेप्ट अब कहां से स्टार्ट हो गया, 20th सेंचुरी की बिगिनिंग से ये स्टार्ट हो गया कि भाई जो एटम है वो एटम अपने आप में इंडाइविजिबल नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मतलब एटम के अंदर या एटम को सब डिवाइड कर किया जा सकता है। ये एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। गॉट द कंसेप्ट बेटा। यस एंड नो। अब इसके बाद जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए तो अब इनको कैटेगराइज करने का या इनको कैसे करके हम अरेंज करें, इनको अरेंज करने का कंसेप्ट जो था वो साइंटिस्ट के दिमाग में आया। तो इसके बाद यहां से स्टार्टिंग हुई कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इनके डिस्कवरी का कंसेप्ट यहां से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सो लेट अस मूव। हम चलते हैं वन बाय वन कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सो लेट अस मूव द फर्स्ट वन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो भाई आप जो मैटर है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जो मैटर है उस मैटर का जो इलेक्ट्रिकल नेचर है, ध्यान से सुनेंगे यहां, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर जस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम। मुझे ध्यान से सुनेंगे बेटा कि एंशिएंट टाइम से जो मैटर है उस मैटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल नेचर है, ये सभी को पता था। इधर हम इंडियन साइंटिस्ट की बात करें या फॉरेन साइंटिस्ट जो भी थे उनकी बात करें, सभी को पता था कि भाई जो मैटर है उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर है। उस इलेक्ट्रिकल नेचर को कैसे करके पता था कि जैसे मान लो ग्लास रॉड है या एबोनाइट की रॉड है, और जब इनको हम क्या करते हैं, किसी सिल्क हो गया या फर हो गया, उससे क्या करते हैं, रब करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रबिंग, तो हैविंग टेंडेंसी टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनिए बेटा, हाँ क्या बोला जा रहा है कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर है, ये एंशिएंट टाइम से पता था। कैसे करके पता था कि भाई अगर मान लो ग्लास रॉड हो गया या एबोनाइट की रॉड होगी, और अगर उसको हम क्या करते हैं, सिल्क से या फर से अगर रब करते हैं, इसकी रबिंग करते हैं, तो क्या देखा गया कि वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे थे। बहुत क्लियर कंसेप्ट है। एंड इसको डिफाइन किया, इसका जो एक रिलेशन दिया, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर का जो रिलेशन दिया वो दिया 1830 में। 1830 में साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था दिस वन, माइकल फैराडे। क्या नाम था बेटा उनका, माइकल फैराडे। एक साइंटिस्ट आए और माइकल फैराडे ने 1830 में एक कंसेप्ट दिया, और इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिकल नेचर है किसी मैटर का, या हम बोलेंगे
कि जो इलेक्ट्रिसिटी और एंड जो मैटर है इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन 1830 में किसने दिया? माइकल फेराडे ने दिया। ध्यान से सुनिए आप लोग, 1830 में माइकल फेराडे ने एक रिलेशन दिया और यहां से इन्होंने क्या किया? बहुत सारे लॉज दिए और जिन्हें बोला गया फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यस बेटा, इन्होंने कौन से लॉज दे दिए? यहां से फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इन्होंने फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बोला कि अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स बनते हैं उन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो मैटर था या तो वो लिबरेट करता है या तो वो डिपोजिट करता है। व्हाट द कंसेप्ट? लिबरेशन एंड डिपोजिशन का कंसेप्ट दिया इन्होंने। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम पास करवाते हैं तो मैटर क्या करता है? लिबरेट करता है। मैटर क्या करता है? डिपोजिट करता है। दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर, और इलेक्ट्रिसिटी और मैटर का कंसेप्ट किसने दिया? माइकल फेराडे ने दिया 1830 में। और यहां से उन्होंने एक बहुत सारे लॉज दिए और जिसे क्या नाम दिया गया? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस बताना चाहता हूं। यहां पे देखो आप कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में बेटा यहां पे सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है? टैंक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये नॉन कंडक्टिंग, इसे बोला जाएगा दिस वन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। ठीक है बेटा, यहां दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, एक यहां ले लिया, एक यहां लिया, दो इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है बेटा, द फर्स्ट वन इसे नाम दिया एनोड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसे नाम दिया दिस वन कैथोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। एंड दिस वन, इधर वाला पॉजिटिव वाला और इधर वाला क्या बना? नेगेटिव वाला। और यहां हमारे पास आया दिस वन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि यहां पे क्या लिया गया? दिस वन बैटरी। ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये इसे लिखेंगे दिस वन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था। और यहां पे क्या लिया गया? इसके अंदर लिया गया दिस वन इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिया गया? इलेक्ट्रोलाइट लिया गया। ये अपने आप में इसे हम बोलेंगे दिस वन एक्वस, या इसे ऐसे भी बोला जाता है फ्यूज्ड। व्हाट द कंसेप्ट? फ्यूज्ड का मतलब हो गया इन द मोल्टन स्टेट। व्हाट द कंसेप्ट? ऐसे नो बेटा, क्या बोला गया कि जो माइकल फेराडे थे उन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में इन्होंने दो इलेक्ट्रोड रखे और एक सोर्स ऑफ बैटरी जिसे बोलते हैं, या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने, सोर्स ऑफ करंट के लिए हम बोलेंगे उसे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक बैटरी यहां पे ले ली और बैटरी को लेने के बाद जैसे ही इन्होंने क्या किया, यहां पे बैटरी से करंट को प्रोवाइड करवाया। तो मान लो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया था। जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो सॉल्ट की मैं बात करता हूं तो सॉल्ट के अंदर क्या होगा? एक कैटायन होगा, दूसरा क्या होगा? एक एनायन होगा बेटा। तो जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, जो एनायन है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। दैट्स वाई जो एनायन है वो एनायन एनोड पे जाकर के डिपॉजिट होगा, और जो कैटायन है वो कैटायन यहां से किस पे डिपॉजिट होगा? दिस वन कैथोड पे जाकर के वो वहां मिलेगा। गॉट द कंसेप्ट? जैसे मान लो क्या करते हैं, NaCl की बात करें, यहां पे हमारे पास मोल्टन NaCl है, तो एक बनेगा Na+ आयन, दूसरा बनेगा Cl नेगेटिव आयन।
ठीक है बेटा। तो Na+ आयन कहां पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो हमारे पास कैथोड है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो हमारे पास Cl नेगेटिव आयन है वो किसके ऊपर आएगा, एनोड पे आएगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। गॉट द कंसेप्ट। तो यहां हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो माइकल फैराडे ने 1830 में यहां पे जो मैटर है और इलेक्ट्रिसिटी है इनके बीच का एक रिलेशन दिया, और इसे बोला जाता है कि जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया या जो पहला रिलेशन दिया वो माइकल फैराडे ने दिया। लेकिन क्या हुआ, 1874 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्टोने। व्हाट द कंसेप्ट, क्या बोला बेटा मैंने, 1874 में स्टोने नाम से एक दूसरे साइंटिस्ट आए, और ये जो दूसरे साइंटिस्ट आए स्टोने, इन्होंने क्या बोला कि जैसा मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है, जैसे मैटर के अंदर एक डिस्क्रीट यूनिट है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान से सुनेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बनी है। और वो जो डिस्क्रीट यूनिट है उस डिस्क्रीट यूनिट को इन्होंने क्या नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। यहां जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी किससे कंपोज हो रखी है, डिस्क्रीट यूनिट से। वो जो डिस्क्रीट यूनिट है उसका नाम क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। और इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाम आ गया, अब इसके बाद यहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और जो एक्सपेरिमेंट किसके नाम से जाना गया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था या कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो बना या क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट बना, वहां से आगे जाकर के हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो सर जे थॉमसन ने की। तो अब हमारे पास इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आएगा, या क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट आएगा, या कैथोड रेज जो है कैसे करके कैथोड रेज को एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में सारा डिटेल में आएगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को आप डिफाइन करेंगे। जो नया वीडियो बेटा मैं आपको सेंड करूंगा उस वीडियोस के अंदर आने नेक्स्ट में जो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उनकी डिस्कवरीज को वहां डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।